हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज हम स्वर्ण पुस्तक का जो हमारा 7वां कहानी है औध दीदा, तो औध दीदा को हम डिस्कस करेंगे। औध दीदा का मतलब क्या होता है? तो औध का मतलब होता है नम और दीदा का मतलब होता है आंखें। नम आंखें यानी कि आंखों से आंसू निकला होगा किसी का, तो उसी के कारण नम आंखें इस कहानी का शीर्षक रहा होगा। तो औध दीदा कहानी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी कहानी जो है स्वर्ण पुस्तक में है और इसके भी लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। तो इसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और स्वर्ण माटी पुस्तक को डिस्कस करेंगे उससे पहले देखिए, जो खोटा भाषा एवं साहित्य है तो उसका ई बुक आ रहा है सरकारी लाइब्रेरी का, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और ये जेएसएससी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। और इसको आप 15 नवंबर से बाय कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। इसके लिए आपको टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। और इस ई बुक में आपको थ्योरी और क्विज भी प्रोवाइड किया जाएगा खोटा का। और ये पूरा तरह से जो भी कंटेंट है तो पूरा तरह से जैसे सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें खोटा भाषा एवं साहित्य का जितने भी कहानियाँ हैं तो उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मार्केट में अगर आप बुक खरीदते हैं तो आपको बहुत सारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और मेरे पास खोटा भाषा के करीब 20 से भी ज़्यादा पुस्तक हैं और उन सभी का जो समरी है तो वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा मात्र 100 रुपया में। तो उसके लिए आपको मात्र 100 रुपया पे करना पड़ेगा। खैर, आप मार्केट से भी बुक कर दें, क्योंकि बुक का तो कोई तोड़ ही नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट होता नहीं है। तो बुक भी कर दें और जो हमारा ई बुक है तो उसको भी खरीदें, आपको वाकई में बहुत फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण पुस्तक का जो छठा कहानी है औध दीदा, इसको देखते हैं। अभी तक हमने खोटा भाषा के जितने भी कहानियाँ हैं तो उनको हमने डिस्कस किया है। उनमें जो मुझे जो सबसे बेस्ट कहानी लगा है तो वो है औध दीदा। इसका हिंदी जो मीनिंग है तो वो है नम आंखें। कहा जाता है कि जो साहित्य है तो वो समाज का आईना होता है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही समाज में जितना भी कुप्रथा वगैरह हो गया, बुराई हो गया, तो उसको उजागर किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है कलम के माध्यम से। तो साहित्य समाज का आईना होता है, ये मुझे इस कहानी से बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है तो वो ये दिखाना चाहते हैं किस तरह से जब व्यक्ति को ज़रूरत होता है तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ जो ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है वो छोड़ करके अपना बस स्वार्थ के लिए उस टाइम पे जो ऊंच नीच का जो गैप है तो उसको बिना देखे दूसरे व्यक्ति के साथ घुल मिल जाता है। और वहीं पे जब व्यक्ति का स्वार्थ खत्म हो जाता है, यानी कि ज़रूरत खत्म हो जाता है, तो फिर से वही ऊंच नीच का भेदभाव दोनों के बीच में गैप बन जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से ये पूरा तरह से लेखक के द्वारा उठाया गया है कि व्यक्ति जो है तो वो बहुत ही स्वार्थी होता है। जब लोगों को कुछ लेना होता है तो बेहिचक अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं, और जब व्यक्ति को कोई ज़रूरत नहीं है या किसी को मदद करना है तो किस तरह से अपना पाँव पीछे हटा लेते हैं। तो व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी है और ये समाज भी स्वार्थी है। उसी के बारे में इस कहानी में जो है लेखक के द्वारा वर्णन किया गया है। कहानी को समझते हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो वो है चानवली। और चानवली जो है तो वो एक विधवा महिला है और बहुत ही छोटी जाति से है, भूइयाँ जाति से। और भूइयाँ जाति को समाज में बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, इसको बहुत ही नीचा जाति समझा जाता है। और चानवली जो है तो इसका जो पैतृक गांव था तो ये था चानो, और इसी चानो के कारण इसका नाम पड़ गया है चानवली। तो याद रखिएगा कि इसका पैतृक गांव यानी कि पिता का गांव था जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम था चानो, और चानो गांव का होने के कारण इसका नाम ही पड़ गया था चानवली। चानवली के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़की थी, 1 लड़का था। 2 लड़की में से नाम क्या क्या है? तो एक का नाम था रेशमी, दूसरे का नाम था जिरवा, और जो लड़का है तो उसका नाम है कोल्हा। तो ये 3 बच्चे हैं चानवली के। और पैतृक गांव कौन हो गया? चानो हो गया। और चानवली जो है ये कहाँ पे काम करती है? तो चानवली जो है महतो के घर में काम करती है। कौन सा महतो? तो शुक्र महतो के घर में। तो चानवली कहाँ पे काम करती है? शुक्र महतो के घर में काम करती है। और शुक्र महतो के जो भी बच्चे हैं घर में तो वो सभी चानवली को मामा कह के पुकारते हैं। होता है ना, जैसे प्यार से लोग कहते हैं ममा, तो ममा का मतलब है यहाँ पे दादी, ठीक है। तो चानवली को शुक्र महतो के घर के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो प्यार से मामा कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है दादी, दादी कह के पुकारते हैं।
लेकिन खोटा भाषा में मम्मा कह के पुकारते हैं। तो ये याद रखिएगा कि चानवली को मम्मा कह के पुकारा जा रहा है शुकर महतो के घर के बच्चों के द्वारा। अब होता क्या है, ये जो चानवली है, देखिए चानवली किसके घर पे काम कर रही है, तो शुकर महतो के घर पे काम कर रही है। और चानवली जो है भूया जाति के, बहुत ही मतलब कि नीच जाति, नीच कहने में खराब लग रहा है, मतलब कि छोटी जाति की है चानवली। लेकिन छोटी जाति होने के बावजूद भी जो है शुकर महतो के घर में इसको बहुत ही मतलब कि सम्मान का दर्जा मिला हुआ है। इसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव अभी तक नहीं किया जा रहा है इस कहानी में। मतलब कि जब बच्चे छोटे हैं तो शुकर महतो के घर में इसके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। घर में अगर किसी भी तरह का त्यौहार हो गया, उत्सव हो गया, या कुछ भी शादी समारोह वगैरह कुछ भी है, तो सब में ये चानवली भाग लेती है। जिस तरह से एक परिवार का सदस्य भाग लेता है, उसी तरह चानवली भी भाग लेती थी। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था इसके साथ। और साथ ही जो शुकर महतो की बीवी थी, तो शुकर महतो की बीवी का भी जो है मतलब कि दूध होता नहीं था। जैसे बच्चों को पिलाने के लिए दूध का कमी हो जाता है माँ में, तो जब कमी हो जाता था तो ये चानवली इन बच्चों को दूध पिलाती थी, शुकर महतो के बच्चों को। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो उस मतलब कि जब छोटे बच्चे हैं तो उस टाइम पे चानवली शुकर महतो के बच्चों को दूध पिला करके बड़ा करती है। क्योंकि शुकर महतो की बीवी का दूध होता नहीं है तो बच्चे भूखे तो रह नहीं सकते हैं ना। तो बच्चे भूखे रहेंगे नहीं तो कौन दूध पिलाएगा भैया, माँ का तो दूध हो नहीं रहा है। तो ये चानवली अपना दूध पिलाती थी, जबकि अलग जाति का होने के बावजूद। ये मेन पॉइंट है इस कहानी का, कि देख सकते हैं कि ये छोटी जाति के, भूया जाति का, लेकिन ये एक बड़ी जाति यानी कि महतो जाति के बच्चों को दूध पिला रही है कहानी में। और चानवली जो है, क्योंकि शुकर महतो को ज़रूरत है, तो इसी के कारण से लेखक के द्वारा यहाँ पे स्वार्थी समाज पे कटाक्ष किया गया है कि ज़रूरत के समय आदमी जो है छोटा जाति बड़ा जाति कुछ भी नहीं देखता है, बस उसको काम निकलवाना है। लेकिन काम निकल जाने के बाद जो है फिर से वो छोटा जाति बड़ा जाति करने लगता है। और आप भी ये देखिएगा कि समाज में जो पैसा होता है किसी व्यक्ति के साथ, पैसा के अनुसार ही छोटा और बड़ा जाति देखता है। जो बड़े लोग होते हैं तो वो छोटा जाति के यहाँ पे कभी भी खाना खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गरीब हैं, इसी के कारण उसके घर पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वही छोट जाति का कोई व्यक्ति उसके जिसके पास बहुत सारा धन है, अगर वो उस व्यक्ति को बुलाएगा तो फिर उसके घर में चले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनको नहीं लगेगा कि मतलब कि वो भी छोटा जाति का है। भले ही उसके पास पैसा है, पैसा से बहुत अमीर है, उस टाइम पे उसके दिमाग में नहीं आएगा कि वो छोटा जाति का है, उसके घर में क्यों जाएंगे। लेकिन वो उसके पास पैसा है तो उसके घर में जाएंगे, जबकि उसी जाति का दूसरा व्यक्ति जो कि गरीब है तो उसके घर पे नहीं जाएंगे। तो ये समाज में बुराई जो है तो वो हमेशा रहता ही है। बुराई कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो शुकर महतो है, तो शुकर महतो के बच्चों को दूध पिला करके बड़ा करती है चानवली ही, ठीक है। और शुकर महतो के जो बच्चे हैं तो वो चानवली को भी बहुत ही मतलब कि प्यार करते थे, और प्यार से इसे मम्मा कह के पुकारते थे, दादी कह के पुकारते थे। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे हैं तो वो भी बड़े होने लगे, और बड़े होने के बाद इनको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। और शहर भेज दिया गया, उसी में से शुकर महतो के घर में मतलब कि एक बच्चे के रूप में लेखक भी हैं। तो लेखक भी पढ़ने के लिए शहर चले जाते हैं। और जब लेखक शहर जाते हैं तो शहर जाने के बाद जब मतलब कि जैसे कि जब ये घर लौटते हैं तो ये मतलब कि आमतौर पर होता है कि जो बच्चे शहर में पढ़ते हैं तो वो जब घर आते हैं तो अपने बड़ों का पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो लेखक भी जब मतलब कि पढ़ने कहाँ चला गया था, रांची चला गया था। और शहर से जब मतलब कि रांची शहर से जब ये अपने गांव आता है तो अपने पिता माता या जो भी चाचा चाची परिवार में रहे होंगे सभी को प्रणाम करता है। लेकिन यहाँ पे जो चानवली है तो उसको प्रणाम नहीं करता है। अब देखिए कतार में सभी कोई खड़ा है, उसके पिता खड़े हैं, माता खड़ी है, चाचा चाची खड़े हैं, सबको प्रणाम करेगा। सिर्फ किसको नहीं प्रणाम करेगा, चानवली को प्रणाम नहीं करेगा। जबकि जो लेखक है तो उसको भी चानवली ने अपना दूध पिला के बड़ा किया था। लेकिन चानवली कौन है, तो ये छोट जाति की है, भूया जाति की है। तो ये शहर में पढ़ के उसने सीख लिया होगा लेखक ने, तो इसी के कारण जो है चानवली है तो चानवली को वो प्रणाम नहीं करता है। और इस तरह से जो चानवली है तो उसका आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस पहुंचता है, वो बहुत ही अपमानित महसूस करती है लेखक के व्यवहार से, और उसे बहुत दुख होता है।
और इसी दुख के कारण एक दिन क्या होता है, जब ये मतलब कि जो लेखक है, तो जब ये शहर वापस चला जाता है तो लेखक को भी अपना गलती का एहसास होता है कि एक ही कतार में सब कोई खड़ा था, चानौली भी परिवार के सदस्यों के समान है, उसने भी मुझे दूध पिला के बड़ा किया है, लेकिन फिर भी मैंने उसे प्रणाम नहीं किया। तो ये लेखक को भी एहसास होता है और लेखक भी अपना गलती को मानता है और ये संकल्प लेता है शहर वापस जाने के बाद कि अब जब भी वो शहर से वो गांव आएगा तो वो ऐसा गलती दोहराएगा नहीं, यानी कि वो चानौली को भी प्रणाम करेगा। जिस तरह से सभी सदस्यों को प्रणाम करता है परिवार के, उसी तरह से चानौली को भी प्रणाम करेगा। लेकिन ये जो दोबारा चानौली को प्रणाम करेगा, ऐसा गलती दोहराएगा नहीं, ऐसा उसको दोबारा मौका मिलता ही नहीं है करने का। क्यों? क्योंकि जो चानौली है तो उसका अब देहांत हो गया। तो चानौली का देहांत हो चुका है, इसी सदमे से मतलब कि उसे बहुत ही दुख हुआ कि लेखक ने उसे प्रणाम नहीं किया, जबकि उसी ने सभी बच्चों को अपना दूध पिला के बड़ा किया था। परिवार में वो भी उसी मतलब कि सभी के समान सदस्य थी, वो अपने आप को मानती थी कि सभी के समान है, बराबर दर्जा मिला हुआ है उसे भी परिवार के रूप में। क्योंकि जब भी शुक्र महतो के घर में शादी वगैरह होता था तो वो भी भाग लेती थी, और शुक्र महतो के जो लड़की है तो उसको ससुराल छोड़ने कौन जाता था, तो ये चानौली ही छोड़ने जाती थी। लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब उसे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही अपमानित महसूस हुआ, और इसी सदमे के कारण जो है, तो दुख के कारण एक दिन चानौली का देहांत हो जाता है। और जब लेखक को पता चलता है कि चानौली का देहांत हो गया तो वो वापस आता है, क्योंकि वो माँ के समान थी, भले ही उसने प्रणाम नहीं किया लेकिन दूध पिलाया है, तो वो वापस आता है शहर से। और जब उसे चिता पे चढ़ाया जाता है तो एक मुट्ठी में मतलब लकड़ी लिया और उसने भी मतलब कि चानौली की चिता पे डाला, और वो अपने आप में सोचने लगा कि चानौली जो मामा है तो उसने कितना हमें अपना समझा, हमें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया, लेकिन हमने उसे बदले में क्या दिया? बदले में वही तिरस्कार दिया जो आज भी समाज में विद्यमान है, वही अपमान दिया जो भी आज छोटी जाति के प्रति लोगों का है। तो ये लेखक को एहसास होता है। और अगर हम इस कहानी की बात करें तो लेखक के द्वारा यही बताया गया कि किस तरह से समाज जो है आज भी लोगों के प्रति मतलब कि दुर्व्यवहार करता है। तो उसके बारे में, लेखक के बारे में जिक्र किया गया है कि हम लोगों के गुणों को याद नहीं करते हैं, बल्कि ज़रूरत के अनुसार मतलब कि लोगों को यूज करते हैं। तो उसके गुणों को याद करके यही मतलब कि जो लेखक है तो उसका आंखें भी नम हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और इसी के कारण से इस कहानी का जो नाम है तो वो औध दीदा कहानी पड़ गया है, यानी कि नम आंखें। क्योंकि लेखक जो है तो ये सब अपना गलती स्वीकार करता है और चिता के सामने खड़ा होकर उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, और इसी के कारण से ये पूरा कहानी का नाम औध दीदा नम आंखें पड़ गया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का मुझे भी आशा है कि आप भी इस तरह का कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर आप समझिए कि अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है समाज के द्वारा तो आपको किस टाइप का फीलिंग होगा। तो किसी दूसरे के साथ भी ऐसा ना करें, मेरा आपसे यही उम्मीद है। तो चलिए हम अगला जो कहानी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।